वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। कोशिश कर रहे हैं आज हम बायपोलर डिसऑर्डर को डिस्कस करें। आपकी कॉल्स भी मौजूद हैं, उनका जवाब भी देना होता है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि आपने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया और बायपोलर का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बायपोलर है तो बाद में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। डायग्नोज करने का क्या क्राइटेरिया है? किसी भी इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है या बायपोलर है? देखिए, डायग्नोस करने का क्राइटेरिया यही है कि जो बाइपोलर का मरीज़ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल इंसान होता है, जब वो बिल्कुल ठीक होता है वैसा हो जाता है। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अमूमन जब वो फेज़ कंटिन्यूस चल रहा होता है, यानी कि साल तक एक बीमारी चल रही है, तो साल के अंदर कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा कि वो बेहतर हो जाए, पहली बात। और आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर ख़राबी बढ़ती जाती है स्किज़ोफ्रेनिया के, जबकि बाइपोलर में ऐसा नहीं होता। बाइपोलर में फ़ेज़ आता है, 2-4 महीने का फ़ेज़ आया, फिर बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ महीने के लिए फिर फ़ेज़ आया, फिर ठीक हो गया, फिर फ़ेज़ आया, फिर ठीक हो गया, इस तरह चलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके फ़ेज़ेस लंबे होते जाते हैं और जो इंटरवल होता है जिसमें ठीक रहता है वो कम होता जाता है। सिर्फ ये है इसके अंदर। लेकिन वो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत बेहतर होती है। ये नॉर्मल ज़िंदगी बताइए कि बायपोलर का अगर इलाज ना करवाएं तो क्या होता है? देखिए, बाइपोलर का इलाज ना करवाएं तो फिर वक्त के साथ साथ उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है, और जो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मेंटेन कर सकता है वो, अगर हम मूड स्टेबलाइज़र दे दें उसको, तो उससे क्या होगा कि उसके जो एपिसोड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो बेहतरी का इंटरवल है वो लंबा हो जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है। अगर उसको साल में 2 एपिसोड हो सकते हैं, हो सकता है 1 हो जाए, या हो सकता है इतना माइल्ड हो कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर ही ना पड़े। इलाज क्या है इसका? इलाज जो है इसका ये होता है कि इसमें मूड स्टेबलाइज़र दिया जाता है, यानी कि जो मूड स्टेबलाइजर तो लोगों को पता है, वो जो जैसे वो स्टेबलाइजर होता है, बस फ्रिज और एयर कंडीशनर हाँ, ताकि करंट ज़्यादा ना आए या कम ना आए, इसी तरह का आप स्टेबलाइज़र, हमारी पास ऐसी दवाई होती है जो स्टेबलाइज करती है मूड को, कि मूड बहुत ऊंचा ना चला जाए या बहुत उदास ना हो जाए या बहुत खुश ना हो जाए, तो उसके लिए एक मूड स्टेबलाइज़र दिया जाता है जो मूड को बहुत ऊपर और नीचे जाने के बजाय नॉर्मली ऐसे नॉर्मल जैसे हमारे नॉर्मल मूड्स होते हैं उसमें रखे, उस कैटेगरी में रखे। कौन सा कंपाउंड होता है? देखिए, उसमें एपीवॉल दिया जाता है, जैसे सोडियम वैल्प्रोरेट कहते हैं, सोडियम वैल्प्रोरेट दिया जाता है, कार्बामेज़ेपिन दी जाती है इसके अंदर, लेमोट्रोजीन दी जाती है। ये मुख्तलिफ किस्म के मूड स्टेबलाइजर्स हैं। की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ एपिलेप्सी की हैं, लेकिन ये मूड स्टेबलाइजर्स भी हैं। ओके, ठीक है, ये दोनों मकसद के लिए साइड इफेक्ट्स तो नहीं इनके? साइड इफेक्ट्स के लिए मॉनिटरिंग की जाती है, थोड़े बहुत जिगर के ऊपर देखते हैं कि फंक्शंस के ऊपर या ब्लड के ऊपर देखे जाते हैं, उसके पास रेगुलर टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, कितने दिनों में दवाओं से आपके मूड बेहतर हो जाता है बाइपोलर से आपके एपिसोड कम हो जाते हैं? देखिए, ये जो है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम किसी एक के लिए नहीं कह सकते कि कितने दिनों में हो जाएगा, लेकिन ये दवाइयाँ अपना फ़ायदा शुरू कर देती हैं 15 से 20 दिन में। हमारी फितरत ये है कि हम दवा आज खाते हैं, चाहते हैं कल हमें नतीजा मिल जाए। कल नहीं होगा, कम से कम महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा दवाई के बाद, कि हमें ये देखें कि इस दवाई से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, डोज़ दवाई कम करने की ज़रूरत है। ये वक्त लगता है। इन बीमारियों के इलाज में फ़ौरी तौर पे नहीं इलाज किया जा सकता, वक्त लगता है। अच्छा, अब ये नसीर साहब का जो दूसरा सवाल था कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि देखिए, मेडिसिन से इलाज किया जाता है बाइपोलर का भी और स्किज़ोफ्रेनिया का भी, दोनों का। और जहाँ तक ईसीटी की बात है, ईसीटी उन मरीज़ों को दी जाती है इन दोनों बीमारियों में जहाँ पर कंट्रोल ना हो रही हो डिजीज़, यानी कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा हों और मरीज़ की हालत ख़राब हो, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें सिवियर डिप्रेशन में चला गया बाइपोलर का पेशेंट और सुसाइडल हो गया है या दूसरों को मार रहा है या खा पी नहीं रहा बिल्कुल, तो लाइफ सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। या मेनिया का पेशेंट इतना हाइपर हो गया है कि दवाइयाँ देने के बावजूद वो काबू में नहीं आ रहा, तो उसको काबू में लाने के लिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। उनका सवाल ये था कि उसके जिस्म पे और असरात तो नहीं पड़ते? कोई असरात नहीं पड़ते। ये सारी बातें हैं कि भाई मेमोरी ख़त्म हो जाती है, दिमाग के सेल जल जाते हैं, बंदे को लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है इसके साथ। उसी वक्ती तौर पर बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को मेमोरी का थोड़ी देर के लिए शॉर्ट होती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता। अगर उसको सही तरीके से अंडर एनेस्थीसिया दिया जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ओके, अब ये बताइए कि किसी को अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है, दवा आपने प्रिस्क्राइब कर दी, तो कितने अरसे तक लेनी होगी दवा? देखिए, कम से कम अगर पहले एपिसोड में तो हम दवाई देते नहीं,
अमूमन अगर किसी का सेकंड 2 एपिसोड चलें तो फिर हम ये दवाई देते हैं, क्योंकि 90% चांसेस होता है कि जिनको एपिसोड हो गया दोबारा भी एपिसोड हो। ठीक है, तो पहले एपिसोड में नहीं देते, दूसरे में देते हैं, तो फिर कम से कम 2 साल का पीरियड लगता है, दवाइयाँ चलती हैं। और हाँ, वो भी ये कि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके टेपर ऑफ करके बंद भी कर सकते हैं। बंद भी कर सकते हैं। मोना का सवाल था गुजरांवाला से कि इनको 19 साल उम्र है, बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, बार बार सोचे आती हैं, और वो भी ज़्यादातर गिल्ट से रिलेटेड सोचे हैं। और दूसरा ये भी कि कोई चीज़ लगती है कि मैंने काम सही नहीं किया, दोबारा करना चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मोना को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि एफएससी रिपीट कर रही हैं, ये और भी हो सकता है ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस हो, तो ये जो ऑब्सेशन है, बार बार सोचों का आना, ये ऑब्सेशन कहलाता है। ये एंग्जाइटी की भी हो सकती है, और बाज़ का डिप्रेशन के अंदर जो मॉडरेट कैटेगरी का होता है उसमें भी ऑब्सेशनल थॉट्स आती हैं, क्योंकि इनको गिल्ट भी है, ये एहसास भी है कि मैं सही नहीं करूँगी, जो कि इस बात को की निशानदेही करता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, और गिल्ट की बातें बहुत हैं कि मैंने बुरा कर दिया, मैंने अच्छा नहीं किया, फिर गुस्सा आना, ये सारी अलामात एंग्जाइटी और डिप्रेशन की हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि इनको मदद की ज़रूरत है, और किसी भी करीबी साइकियाट्रिस्ट को दिखा के मदद हासिल करें। अभी बताइए, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको है उसके घर वाले तो बड़े परेशान रहते हैं कि एक आदमी बहुत अच्छा हो गया कुछ दिन में, और एक आदमी उसी को बहुत जो है वो गुस्से में चला गया या बहुत डिप्रेशन में। घर वालों को क्या मशवरा देंगे उसको? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जो मसला होता है कि मरीज़ जब मैनिक फेज़ में जाता है तो वो दवाइयाँ नहीं खाना चाहता। वो एक तो इस बीमारी को मानता ही नहीं कि मुझे ये बीमारी है, तो फेज़ में जाकर तो बिल्कुल ही नहीं मानता। तो घर वालों को इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि उसको प्रॉपरली मेडिकेशन दी जाए, घर वालों की सपोर्ट हो, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले जो इसका ट्रिगर है वो नींद का डिस्टर्ब होना है, तो नींद डिस्टर्ब ना हो, फिर दवाइयाँ प्रॉपर ले, या तो घर वाले इसकी ज़िम्मेदारी उठाएं कि जी वो दवाइयाँ देंगे, और अगर दवाइयाँ नहीं लेता है मरीज़ तो फिर इंजेक्टेबल्स के ऊपर उसको रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें घर वाले ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम तो ख़त्म हुआ, लेकिन इस टॉपिक को और मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कल भी, और कल हम बात करेंगे साथ में डिप्रेशन पे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका आज आने का, बहुत शुक्रिया, और कल मुतवक्का इंशाल्लाह जो है वो भी आने का शुक्रिया कि कल भी आप आएंगे हमारे साथ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश थी, क्योंकि एक इंसान जो कि किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो जाता है, और नफ्सियात एक ऐसा मामला है कि वो अपने हाथ में नहीं होता। अगर किसी को वाकई बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनके साथ आपका सलूक जो है वो रहम दिलाना होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनके साथ सफ़ाकाना शुरू करें कि ये तो एक नॉर्मल इंसान उस नहीं होता, वो एक बीमार इंसान है, आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को भी ऐसी चीज़ फ़ील हो रही है कि उसका मूड चेंज हुआ है जो कि पहले नहीं था, तो मैं तमाम लोगों से एक बात कहूँगा कि प्लीज़ किसी करीबी डॉक्टर से या साइकियाट्रिस्ट से रुजू करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। साइकियाट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर नहीं होते, बल्कि जो हमारे नफ्सियाती मसाइल होते हैं इसका भी बहुत अच्छा हल होता है इनके हवाले से। और कल हम बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से, स्लीप के हवाले से, कि नींद का जो मसले मसाइल हैं, जैसे कि असगर अली साहब का भी मसला है, उस पर तफसीलन कल बात करेंगे। इस प्रोग्राम ताल्लुक कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक की जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर अपने सवाल से हमें आगाह कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।